अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है ये है कि मैं अपने बेटे की शादी पर नहीं गया क्योंकि इस टाइम पर वॉर की जो सिचुएशन बनी हुई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए अपने पर्सनल फैमिली इवेंट से ज्यादा। और जो इस टाइम पर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है वो भी हमारे सामने है कि पूरे के पूरे थॉट सिस्टम पैट्रियट मिसाइल वो सब उन्होंने जो है इसराइल की हिफाजत के लिए डिफेंसिव सिस्टम को है वो एक्टिव कर दिया है। और 50 से ज्यादा जहाज रिफ्यूलिंग वो भी खड़े हैं। मैं सिर्फ आपको हाइलाइट्स बता रही हूँ कि ये कुछ हो रहा है। तो फिर कैसे मुमकिन है कि आप एक तरफ जहाज ईरान के ऊपर मंडला रहे हैं और दूसरी जानिब आप उनको कह रहे हैं कि मुज़ाकरात पे बैठे। ये पॉसिबल है इस सूरत हाल में? जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को या किसी भी इवेंट को जो उनकी ज़ात से या अमेरिका से रिलेटेड हो, वो उसको इनकैश करते हैं और उसको मीडिया नैरेटिव में तब्दील करने की उनकी एक बड़ी स्किल सेट है। देखें, वो शादी पे इसलिए नहीं गए कि उनको शायद बुलाया नहीं गया, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपना इसका जो है एनालिसिस किया होगा कि अगर वो चले जाते हैं तो वो एक मीडिया में एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट होगा और उनके जो उनका डोमेस्टिक वोट बैंक है वो जितना तेज़ी से उनका गिर रहा है, तो वो उनको इनके मुखालफिन को एक और जो है पॉइंट मिल जाएगा कि ये इतने रिलैक्स्ड हैं या इतने कंफर्टेबल हैं। इंतहाई माजरत के साथ कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ एजाज भाई, जो फिजा सवाल कर रही हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो ये कोई महज नफ्सियाती दबाव है या कोई वाकई नकारा बजने वाला है? जिस तरह फिजा बात कर रही हैं कि 50 जहाज लगा दिए गए हैं, तो हमें काइंडली जरा ये बताएं कि आपको कुछ सुलह सफाई लग रही है या तिबले जंग बज रहा है जनाब मोहतरम? देखें, उस चीज़ का ख़तरा तो हमेशा रहता है, ख़ास तौर पे जब इतना अनस्टेबल माइंडसेट हो लीडरशिप का, जिसका मूड स्विंग जो है वो पल पल बदलता हो, और जिसको इंस्टिगेशन पीछे बैठा हुआ नेतन्याहू कर रहा हो, वो कभी भी कोई भी स्टेप ले सकता है। वो उनके लिए ये कोई इस अनहोनी बात नहीं है या ऐसी बात नहीं है कि उनको किसी चीज़ की परवाह हो। यानी एक कहा जाता है कि जब होती है ना जंग में, उसमें अगर आप इर्रेशनल भी हो तो उसके अंदर भी एक रैशनैलिटी होनी चाहिए, ताकि कल को आप जब उस अपनी इर्रेशनैलिटी के नताइज भुगत रहे हों तो कम से कम आप दूसरों को नहीं तो अपने आप को तो आप ये जस्टिफाई कर सके कि मैंने ये हमाकत क्यों की थी। लेकिन इनकी तो रैशनैलिटी में भी रैशनैलिटी नहीं है, हम इर्रेशनैलिटी की तो बात ही नहीं कर रहे। तो ये खतरा तो हमेशा रहेगा। इवन अगर ये अमन मुज़ाकरात हो जाते हैं तो आज से 6 माह बाद, 1 साल बाद, इस चीज़ की कौन गारंटी देगा कि इजराइल उस अमन मुआहदे को, उस रोड मैप को जो अमेरिका ने साइन किया है, एग्री किया है, और जो प्रोग्रेस भी कर रहा हो सपोजिटली, उसको सैबोटाज नहीं करेगा इजराइल। तो ये इस चीज के इम्कानात को तो रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी तक जो हालात हैं, मोहतरम एयर वाइस मार्शल साहब ये बता दें कि क्या ईरान इसराइल की फौजी तंसीबात को बराह रास्त डायरेक्ट निशाना बना सकता है? क्योंकि इस वक्त 100 से ज्यादा जो इंटरसेप्टर थे इस्तेमाल किए थे उन्होंने जंग में, इसराइल ने वो कुछ सिस्टम मुरम्मत के लिए भी भेज दिए है, तो ये एडवांटेज ईरान को है। क्या आप समझते हैं कि शायद सुलह होने के इम्कानात है, क्योंकि ईरान डायरेक्ट हिट कर सकता है इसराइल को और बराह रास्त उड़ा सकता है? इस वक्त इस पोजीशन में आ चुका है। आप फौजी हैं, समझते हैं, क्या राय देंगे इस पर? देखिए जी, ईरान ने पहले भी अपनी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की है और अभी भी उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो बेवक्त वक्त मल्टी टारगेट जो है एंगेज कर सकते हैं। वो उनमें से सक्सेस रेट क्या होगा, इस चीज़ का दारोमदार जाहिर है बहुत सारी टेक्निकल और ऑपरेशनल उसमें बारीकियों में जाए बगैर हम ये कह सकते हैं कि वो यकीनन एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में हैं। और यही चीज़ जो है वो ईरान के लिए या अमेरिका के लिए हमेशा से एक जो है लम्हा फिक्रिया होता है, और इसीलिए
वो अपने आप को री-इक्विप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, डिप्लॉयमेंट्स या रीडिप्लॉयमेंट्स। उन्होंने देखिए दूसरे थिएटर से अपने एयर डिफेंस एसेट्स जो हैं उनको मूव करवा दिया था, और पूरे अपने एलाइज जो हैं जिनसे उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए हुए थे गल्फ की रियासतों से, वो सारे एसेट्स उन्होंने डाइवर्ट कर दिए इजराइल के दिफा के लिए। लेकिन क्या हमने देखा नहीं कि उनके पैट्रियट्स, थार्ड, डेविड स्लिंग और दूसरे सिस्टम्स वो किस तरह पेनिट्रेट हुए, और पूरी इजराइल की तारीख में But sir, पहली बार अभी- मेन इजराइल जो है वो एब्सोल्युटली हिट हुआ। आपने पूरा उनका मैकेनिज्म हमें समझा दिया है, लेकिन अभी इंटरनली अगर अमेरिका की बात करें, इंटरनली यहाँ पर भी हायरार्की में भी बड़ी डिस्टरबेंस है। मतलब आपको याद होगा एक टाइम पे कि पहले मुख्तलिफ जनरल्स के इस्तीफे ले लिए, अभी जो है वो एक बरतानवी मीडिया इस चीज का दावा कर रहा है कि जो अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंसी के डायरेक्टर हैं तुलसी गबार्ड, उनका भी जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया है, क्योंकि ईरान वॉर में जिस किस्म की ब्रीफिंग दी गई थी और जो एक्सपेक्टेड था उस तरह की हिकमत अमली तैयार नहीं की गई है। इस्तीफे भी ले लिए गए, हिकमत अमली की फेलियर भी है, इस चीज को वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अमेरिका जो है वो उसी तरह कभी किसी तरीके से उनको ब्लैकमेल कर रहा है कि ऑपरेशन फ्यूरी होगा, और फिर पता नहीं और कौन कौन से होंगे। मतलब वो अभी भी हार मानने को, ये सब कुछ हमें पता है कि पीछे करवा तो इजराइल ही रहा है, लेकिन इसका एट द एंड सोल्यूशन आपको क्या, रिजल्ट क्या नजर, क्योंकि हमारे चीफ वहां पर बैठे हुए हैं तेहरान में और वो कोशिश को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस किस्म की हरकतें क्या सिचुएशन को नॉर्मलाइज होने देंगी? देखिए हमारे फील्ड मार्शल साहब की वहाँ मौजूदगी ये इस चीज़ को जाहिर करती है कि मामला कितने हसास और कितने नाजुक हैं, और हमारी कोशिशों में कितनी संजीदगी है। वरना इससे पहले हमारे मिनिस्टर लेवल पे तो बहुत रिसेंटली जो है वो दौरे हुए भी हैं। तो अगर फील्ड मार्शल साहब खुद वहाँ हैं तो इसका मतलब है कि वो अपना इन्फ्लुएंस और अपना जो लेवरेज है लीडरशिप के साथ उसको इस्तेमाल करते हुए कम से कम वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि अगर ईरान को ये कहा जा रहा है कि ईरान एक हार्ड लाइनर स्टांस ले रहा है, तो कम से कम ईरान उस पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, ताकि फिर बॉल जो है वो अमेरिकन कोर्ट में हो कि दुनिया ये ना कह सके कि ईरान ने अमन को आखिरी मौका नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है आप ये कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी इस टाइम पर ईरान की जानिब से नहीं दिखाई जा रही है? देखिए ईरान को कम से कम ये इस तरीके से जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो मिलाइन करते हैं कि जी हमने तो इनको बहुत जो है कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे जो फंडामेंटलिस्ट हैं या जो ऑर्थोडॉक्स IRCG या जो जिनको वो ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, हालांकि वो लोग तो अपने नजरिए के साथ जो है लॉयल हैं और वो अपनी जगह बिल्कुल हक बजानिब हैं, लेकिन ये हमारी कोशिशें ये शायद हैं कि हम ये ईरान का वो इम्प्रेशन जो है जो नेगेटिव मीडिया में इमेज बन रहा है, हम उसको जो है रीसेट करें। आप पाकिस्तान के वो शहरी हैं जो कि एयरफोर्स को आम इश्खास से ज्यादा बेहतर समझते हैं। पाकिस्तान का सबसे बेस्ट फाइटर जेट कौन सा है, आपका फेवरेट कौन सा है, और चाइना से जो खुशखबरी आ रही है 14 अगस्त की परेड पर, वो क्या कुछ हमसे शेयर करना पसंद करेंगे किबला मोहतरम एयर वाइस मार्शल साहब? जी देखिए इस वक्त तो J-10C सब जो यंगस्टर्स हैं उनका फेवरेट है, जाहिर है वो सबसे ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, लेकिन आने वाले दिनों में सबकी नज़रें जो हैं वो J-35 पे हैं, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग यंग होते थे तो उस वक्त जो हमारे पायलट्स थे उन सब की तवज्जो और पूरी दुनिया का जो मरकज़ था इस जो एविएशन को समझते हैं, फाइटर फ्लाइंग को समझते हैं, वो उस वक्त F-16s पे होता था। लेकिन अब जो जिस तरह दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही है तो उसमें मेरा ख्याल है मोस्ट फेवरेट जो है एज ऑफ टुडे J-10C और आने वाले दिनों में J-35 होगा।